दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है अम्ल, सार और लवण। दोस्तों, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आसाम पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो या 10th-12th का कोई भी कोर्स हो, उसमें अम्ल, सार और लवण एक इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो मुझे, अगर आपको इन पॉइंट्स में कवर करना है तो पूरा ध्यान रखना होगा। और मैं चाहता हूं कि इन पॉइंट में आके कोई भी परेशान न हो। वो जो नंबर रेलवे में, पुलिस में हम एक छोटी सी अध्ययन नहीं कर पाने के कारण वो पर्सन गलत कराते हैं, तो उन्हें गलत नहीं करना है। जैसा मैंने आपको कहा है कि अम्ल, सार और लवण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज आपको पूरा ध्यान लगाना है और पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। और शुरुआत करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा भी है, अम्ल, सार और लवण। मैं आज आपको अम्ल, सार और लवण इन तीनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा, जिससे बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना है विद्यार्थियों। हमारा पहला पॉइंट है अम्ल, सार, लवण में नंबर 1 में यहाँ पर लेता हूँ विद्यार्थियों अम्ल। जैसा कि विद्यार्थियों ने लिखा है, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। विद्यार्थियों, अम्ल है उसको अंग्रेजी में ACID एसिड कहा जाता है। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अम्ल है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, एसिड कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इस एसिड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि एसिड शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द अंग्रेजी भाषा शब्द एसिड्स से हुई है। और एसिड्स का अर्थ होता है विद्यार्थियों खट्टा। एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, अगर आपको पूछे एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको बताना है लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से। और इस एसिड्स का विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, और इस एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया विद्यार्थियों कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। विद्यार्थियों, अब मैं आपको इस अम्ल के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी बता रहा हूँ कि भाई एसिड शब्द के इस गुण क्या है। जैसा कि विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है, मैंने खट्टा लिखा है। इसका मतलब है हमारे दैनिक जीवन में कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो पौधों से प्राप्त हो, चाहे जानवरों से प्राप्त हो, किससे प्राप्त हो, जो पदार्थ खट्टा है विद्यार्थियों, समझ लो सीधी सादी बात है कि वो अम्ल है। जैसे विद्यार्थियों मैं कहता हूँ दही खट्टा है, तो दही में भी अम्ल है। इमली खट्टी है, इमली में भी अम्ल है। संतरा, नींबू खट्टे हैं, इनमें भी अम्ल है। तो सीधी सादी बात है विद्यार्थियों कि अम्ल की एक विशेषता है, खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर मैं इनके गुणधर्म के बारे में भी आपको बता रहा हूँ विद्यार्थियों। तो गुणधर्म का मतलब है कि बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ये अम्ल का इनमें से कौन सा गुण है। तो विद्यार्थियों इसके 3 गुण आपको ध्यान रखने हैं। विद्यार्थियों, गुण नंबर 1 बता रहा हूँ मैं आपको कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद विद्यार्थियों क्या होता है? खट्टा। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है विद्यार्थियों। इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, अनील।
अनिल का मतलब है विद्यार्थियों अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर आपको ऐसे भी याद कह सकते हैं अम्ल लाल कर देता है, लाल किसको करता है विद्यार्थियों? नीले को। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। विद्यार्थियों यहाँ एक प्रश्न आता है लिटमस पत्र क्या है? कई बार क्वेश्चन भी आता है लिटमस पत्र निम्न में से है, तो ध्यान रखना है लिटमस पत्र विद्यार्थियों, लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है। क्या है विद्यार्थियों? लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है। सूचक क्या है विद्यार्थियों? सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब अंकित करना। तो हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ की सहायता से हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं वो सूचक कहलाता है। तो यहाँ पर यह भी एक प्रकार का सूचक है विद्यार्थियों। मैं आपको आगे सूचकों के बारे में भी बताऊंगा इसी आज के भाग में। बस इतना सा भी ध्यान रखना सूचक क्या करता है। सूचक है वो हमें अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है। तो मैं कह सकता हूँ विद्यार्थियों कोई भी खट्टा पदार्थ है, अगर आप लिटमस पत्र के ऊपर उस खट्टे पदार्थ को डालते हो या खट्टे पदार्थ में लिटमस पत्र को डुबोते हो, तो लिटमस पत्र का जो रंग नीला था उस पर खट्टा पदार्थ डालते ही वो अगर लाल हो जाता है तो हम तुरंत समझ लेंगे कि यह पदार्थ अम्ल है। समझे विद्यार्थियों? अगर कोई भी पदार्थ को लिटमस पत्र पर डालते हैं वो लिटमस पत्र का नीले से हो जाता है लाल, नीले से हो जाता है लाल, तो तुरंत समझना है विद्यार्थियों कि ये अम्ल है। तो दूसरा हमारा गुण हो गया विद्यार्थियों की अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये है कि अम्ल को जल में मिलाने पर, अम्ल को जल में मिलाने पर H प्लस या H3O प्लस, H प्लस या H3O प्लस आयन देता है। अम्ल को जल में मिलाने पर विद्यार्थियों क्या करता है? अम्ल को जल में मिलाने पर H प्लस या H3O प्लस आयन देता है। इसका मतलब हुआ विद्यार्थियों अम्ल का कोई भी फॉर्मूला है, जैसे मैं कहता हूं ये फॉर्मूला HCl, ये कोई पदार्थ है, इसको मैं जल में मिलाया और अगर इस पदार्थ में से H प्लस अलग हो गए तो तुरंत समझ लेना है कि H प्लस जब भी अलग होते हैं जल में मिलाने पर इसका मतलब है कि वो अम्ल है। आप कहते हो कि आप अगर H प्लस मिलाते ही अम्ल है तो ये H3O प्लस क्या है विद्यार्थियों? इसको बोलते हैं H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H प्लस 3 का मतलब होता है H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। तो विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। देखो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ये पानी की गिलास भरी हुई है, इस गिलास में यहाँ जल था, हमने इसमें मिला दिया ये पदार्थ और H प्लस अलग हो गया। विद्यार्थियों ध्यान रखो हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, कभी भी अकेला स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। तो ये तुरंत क्या करेगा, ये तुरंत बाहर निकलते ही जो जल है, भाई जल से भरी ये गिलास है, इसमें मैंने इसको मिलाया H प्लस अलग हो गया, यह H प्लस स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएगा और तुरंत जल के एक अणु से H2O से क्रिया करेगा और जैसे एक H इस H2O से मिलेगा विद्यार्थियों, इसका मतलब है कि ये किसके रूप में हो जाएगा? H3O प्लस के रूप में हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अम्ल के गुण क्या विद्यार्थियों? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस क्या है? एक प्रकार का सूचक है विद्यार्थियों। भी कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। सूचक क्या है विद्यार्थियों मैं आगे बताऊंगा आपको। प्राकृतिक सूचक का मतलब है, थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि प्राकृतिक सूचक वो है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी जो हमें पेड़ पौधों से जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक है। तो विद्यार्थियों अम्ल के बारे में पता चल गया। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। गुणधर्म है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं विद्यार्थियों। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, कोई भी खट्टा पदार्थ है, जैसे खट्टा नाम आ जाए या स्वाद जिसका खट्टा हो तुरंत समझ लो कि वो अम्ल है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इससे ट्रिक याद रखनी है आपको अनिल से विद्यार्थियों। अनिल का मतलब है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस क्या होता है विद्यार्थियों मैं पहले कह चुका हूँ, ये एक सूचक है, इसके द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई पदार्थ के ऊपर आपने या कोई पदार्थ आपने लिटमस पत्र पर डाल दिया, अगर उसका रंग नीले से लाल हो गया तुरंत समझ लो अम्ल है, और नीला रंग चेंज नहीं हुआ तो अम्ल नहीं है विद्यार्थियों।
और अम्ल को जल में मिलाने पर H+ या H3O+ आयन प्राप्त होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम अम्ल के बारे में, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है। निम्न में से अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, कड़वा। अम्ल किससे लिटमस पत्र को किस में बदलता है, या अम्ल लिटमस पत्र को किस में बदलता है? तो ध्यान रखना, नीले को लाल में बदलता है। विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार हम उल्टा लिख देते हैं, लाल को नीला। ध्यान रखना, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और अम्ल को जल में मिलाने पर कौन सा आयन प्राप्त होता है? विद्यार्थियों ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। विद्यार्थियों में आगे चलता हूँ यहाँ पर आपके, और आगे चलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ विद्यार्थियों, आपको पूरा इस मेरे वीडियो को ध्यान से देखना है। आप 2-3 बार देखोगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके टाइप्स की, कि इसके कितने प्रकार हैं विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना है, अम्ल 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है परबल अम्ल, एक होता है विद्यार्थियों दुर्बल अम्ल। एक होता है परबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल क्या है विद्यार्थियों? जैसे अम्ल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हमें ध्यान रखना है, जिस अम्ल से हमें ज़्यादा मात्रा में H+ आयन प्राप्त होते हैं, या जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है और अपने सारे के सारे हाइड्रोजन आयनों को मुक्त कर देता है, एक भी अपने पास नहीं रखता है, वो परबल अम्ल है। ध्यान में विद्यार्थियों, मैंने बता दिया है कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। नाम आपको याद हो गए, मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, इसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो परबल अम्ल क्या है विद्यार्थियों? जिससे ज़्यादा मात्रा में H+ आयन प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, जिससे ज़्यादा मात्रा में H+ आयन प्राप्त होते हैं वो परबल अम्ल है। हम कह सकते हैं जिस अम्ल से, किस ले सकते हैं कि जिस अम्ल से ज़्यादा मात्रा में H+ आयन प्राप्त होते हैं वो कौन सा अम्ल विद्यार्थियों? परबल अम्ल है। प्लस इसकी एक और विशेषता है, जल में पूरी तरह से आयनित। विद्यार्थियों, आयनित क्या है? आयनित का मतलब है ऐसा अम्ल जिसको जल में मिलाने पर वो प्लस और माइनस यानी धनायन और ऋणायन में पूरी तरह से बढ़ जाता है, पूरी तरह से 100% बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं परबल अम्ल। तो विद्यार्थियों, छोटी सी बात है, क्वेश्चन आ सकता है, परबल अम्ल की विशेषता है जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, पूरी तरह से आयनित नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना, जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, वही वो कहलाता है परबल अम्ल। और दूसरी विशेषता है, अम्ल ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देता है। तो विद्यार्थियों, जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देता है वो प्रबल अम्ल होता है, जो कम मात्रा में H+ आयन देता है वो दुर्बल हो जाता है। विद्यार्थियों, आपको खुद ध्यान रखना है। और जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको उदाहरण है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उदाहरण नंबर 1 में लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, H2SO4। H2SO4 विद्यार्थियों, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्यार्थियों, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, परबल अम्ल का उदाहरण है H2SO4, इसको गंधक का तेजाब भी कहते हैं। और ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यह है अम्लों का राजा। अगर क्वेश्चन आ जाए विद्यार्थियों, अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए गंधक के तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना है H2SO4। उसी प्रकार विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? नाइट्रिक अम्ल। और ये है सोरे का तेजाब, इसे बोलते हैं सोरे का तेजाब। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं सोरे का तेजाब। और यहाँ पर मैं नंबर 3 लिख रहा हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे बोलते हैं नमक का तेजाब।
इसे बोलते हैं नमक का तेजाब। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रबल अम्ल में बता चुका हूँ। प्रबल अम्ल कौन सा अम्ल होता है विद्यार्थियों? जिस अम्ल से ज़्यादा मात्रा में H+ प्राप्त होता है, अर्थात जिसे जल मिलाने पर ज़्यादा संख्या में H+ मुक्त होते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाता है। और दूसरा, ऐसे अम्ल की विशेषता होगी कि वो जल में पूरी तरह से घुल जाएगा या हाइड्रोजन आयन या धनायन प्रसारण को अलग अलग कर देगा। उदाहरण ध्यान रखने विद्यार्थियों, हर में 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा है, गंधक के तेजाब का फॉर्मूला कौन सा है, अम्लों का राजा कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा है, सोडियम के तेजाब का फॉर्मूला कौन सा है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा है, या नमक के तेजाब का फॉर्मूला कौन सा है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है, ये प्रबल अम्ल के इंपॉर्टेंट 3 उदाहरण हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम पीएच किसकी होती है, आगे पीएच पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो सबसे कम पीएच इस HCl की होती है। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, इसकी पीएच होती है 0। तो विद्यार्थियों, आई थिंक आपको ये प्रबल अम्ल वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस प्रबल अम्ल का उल्टे जो गुणधर्म है वो हमेशा दुर्बल अम्ल में होते हैं विद्यार्थियों। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। प्रबल अम्ल हमारे पास हो चुका है, उसका उल्टा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। दुर्बल अम्ल क्या होगा विद्यार्थियों? जो अम्ल, जिस अम्ल से कम मात्रा में H+ प्राप्त होते हैं और जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट ध्यान रखना है, वो गुणधर्म होते हैं दुर्बल अम्ल में। विद्यार्थियों, मैं आपको उदाहरण ले बता दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर से ध्यान रखो, इनमें से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है विद्यार्थियों। तो मैं आगे बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और बार बार मेरे 2-3 बार वीडियो देखना, आपके ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार समस्या नहीं हो विद्यार्थियों। समय है, हम ऐसे खेलने कूदने में, गेम खेलने में खराब कर देते हैं, और वही अगर समय इसमें लगाएं तो मेरे ख्याल से किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं रहेगी आपको। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर प्रबल अम्ल के बाद में यहाँ पर बता रहा हूँ मैं विद्यार्थियों दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल के बारे में गुण मेरे ख्याल से आप खुद होशियार समझ गए होंगे। उदाहरण बता रहा हूँ मैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। नंबर 1 बता रहा हूँ मैं आपको, CH3COOH एसिटिक अम्ल। नंबर 2 बोलता हूँ मैं यहाँ पर HCN हाइड्रोजन साइनाइड। और फिर बता रहा हूँ मैं H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि उन 3 के अलावा लगभग जो मैंने 3 प्रबल अम्ल उदाहरण बताए थे, उन 3 के अलावा लगभग सारे दुर्बल अम्ल ही होते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल ध्यान रखना है। एसिटिक अम्ल CH3COOH ध्यान रखना है विद्यार्थियों। एसिटिक अम्ल है, इससे सिरका प्राप्त होता है जो अचार आदि बनाने में काम में आता है। यह है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, और यह हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारा अम्ल का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है कि अम्ल स्वाद में, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्लों के गुण मैंने बताए थे विद्यार्थियों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नंबर 3, जल में मिलाने पर H+ यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। 2 प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से विद्यार्थियों? ध्यान रखो, जिनको मिलाने पर ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में H+ आयन प्राप्त होते हैं और जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, धनायन आयन को मुक्त कर देते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे गंधक का तेजाब, सोडे का तेजाब, नमक का तेजाब। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे कम पीएच होती है हाइड्रोजन साइनाइड, यानी सबसे कम पीएच होती है नमक के तेजाब की। फिर दुर्बल अम्ल विद्यार्थियों, जस्ट प्रबल अम्ल का उल्टा आपको ध्यान रखना ही है। और उदाहरण मैंने बता दिए, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करता हूँ विद्यार्थियों में अम्ल को हटा के, अब हम बात करें यहाँ पर सार की। तो विद्यार्थियों, अम्ल का पॉइंट मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो चुका है। अब हम सार की बात करते हैं। नंबर 2 है सार। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, सार है
सार के जो गुण मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। सार का पहला गुण है इसका स्वाद होता है कड़वा। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं विद्यार्थियों, जैसे नीम का पत्ता है बहुत कड़वा होता है, करेला बहुत कड़वा होता है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, साबुन है, ये सारे कड़वे होते हैं विद्यार्थियों। तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं समझ लो वो सार है। तो गुणधर्म नंबर 1 हो गया विद्यार्थियों। गुणधर्म नंबर 2 आपको याद रखना है, छूने पर चिकने लगते हैं, क्षार होते हैं विद्यार्थियों, छूने पर चिकने लगते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं विद्यार्थियों। मैंने अभी अनिल में आपको बताया था कि अनिल में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, तो सार में उल्टा कर दो विद्यार्थियों, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। कहने का मतलब विद्यार्थियों का कोई भी लिटमस पत्र है, लाल रंग का लिटमस पत्र है, और आपने ऊपर से सार डाल दिया तो डालते ही उसका रंग लाल से नीला हो जाएगा। या मैं यूँ कह सकता हूँ, आपके पास सपोज करो इसमें कोई पदार्थ है और मैं आपसे कहूँ कि मेरे को चेक करके बताओ ये अम्ल या सार है, तो आप पहले इसकी कुछ बूंदे इस पर डालोगे। अगर ये लाल से नीला हो गया लिटमस पत्र तो तुरंत समझाओगे सार है या चेंज नहीं हुआ है। और दूसरे लिटमस पत्र जो है वो उस पर डालने पर वो नीले से लाल हो जाता है तो हम समझ जाएंगे वो अम्ल है। तो हम ऐसे चेकिंग कर सकते हैं, अगर लिटमस पत्र लाल से नीला हो गया तो तुरंत कहेंगे सार है, और नीले से लाल हो गया तुरंत समझाएंगे ये अम्ल है। तो ये इसके गुणधर्म बता रहा हूँ विद्यार्थियों में। फिर हमने अम्ल में क्या पढ़ा था कि अम्ल को जल में मिलाने पर विद्यार्थियों हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि जल में मिलाने पर OH- हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सार स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने लगते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जल में मिलाने पर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों यहाँ इसके प्रकार की बात करते हैं हम। मैं इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं खराब करना विद्यार्थियों, क्योंकि जैसे अम्ल के प्रकार 2 थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। यहाँ पर विद्यार्थियों आप घबराना नहीं है, प्रबल अम्ल जैसे हो गया तो वैसे यहाँ प्रबल सार हो जाएगा, दुर्बल अम्ल की जगह यहाँ दुर्बल सार हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 नंबर कह रहा हूँ प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की परिभाषा, प्रबल सार की परिभाषा विद्यार्थियों याद कीजिए। प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या मैंने बताई थी कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो ज़्यादा संख्या में H+ आयन देते हैं। तो हम तुरंत क्या समझ जाएंगे विद्यार्थियों, अगर प्रबल अम्ल ज़्यादा संख्या में H+ आयन देते हैं तो प्रबल सार ज़्यादा संख्या में कौन सा आयन देते हैं विद्यार्थियों, OH- आयन प्राप्त देते हैं। यानी प्रबल सार ज़्यादा संख्या में क्या देता है, ज़्यादा संख्या में OH- आयन प्रदान करता है। अगर मैं इसको जल में मिला दूँ, कोई भी सार है उसको जल में मिला दूँ विद्यार्थियों में, और ज़्यादा संख्या में अगर OH- आयन प्राप्त हो जाए और वह जल में पूरी तरह से आयनित भी हो जाए, यानी धनायन ऋणायन को अलग अलग कर दे, तो तुरंत समझाऊंगा कौन सा सार है, प्रबल सार है। तो प्रबल सार कौन सा होता है विद्यार्थियों, अगर मैं डेफिनेशन पूरी लिखने कहूँ 10-12 के विद्यार्थियों को तो वो तो पूरे लिखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे, ऐसा सार जिसको जल में मिलाने पर ज़्यादा संख्या में OH आयन प्राप्त होता है और वो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, प्रबल सार कहलाता है। और कंपटीशन एग्जाम में तैयार करेंगे वो इतना लिखेंगे, वो ऑप्शन से पहचान जाएंगे कि प्रबल सार होता है वो ज़्यादा संख्या में OH- आयन देता है और पूरी तरह जल में आयनित हो जाता है। उदाहरण है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। उदाहरण है नंबर 1 है NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और इसको शॉर्टकट कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का इस्तेमाल साबुन अपमार्जक बनाने में किया जाता है विद्यार्थियों। और एक हमारा और इम्पोर्टेंट है KOH, इसे बोलते हैं सोडियम की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं विद्यार्थियों कास्टिक पोटास।
कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन विद्यार्थियों ऐसे आता है, निम्न में से कास्टिक सोडे का सूत्र है या निम्न में से कास्टिक पोटास का सूत्र है। विद्यार्थी ध्यान रखना, ये साबुन बनाने में काम में आते हैं दोनों ही। एक बनती है सोडियम साबुन, तो एक से बनती है पोटेशियम साबुन। तो साबुन अपमार्जन बनाने में काम में आते हैं दोनों ही। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसकी pH होती है 14। जैसे NaCl की pH मैंने बताई थी 0 होती है, वैसे ध्यान रखना सबसे कम pH अगर इसकी होती है तो सबसे ज़्यादा NaOH की होती है, वो भी 14 होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रबल सार कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों ही प्रबल अम्ल है, प्रबल सार है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगा लवण तो वो ये बात काम में आएगी। तो विद्यार्थियों मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए विद्यार्थियों, सार स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिपने लगते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जल मिलाने पर OH- आयन प्रदान करते हैं। प्रकार क्या है विद्यार्थियों? प्रबल सार और दुर्बल सार। दुर्बल सार आप खुद समझ आओगे, कम संख्या में OH- आयन देते हैं और जल में पुत्रे से आयनित नहीं होते हैं। उदाहरण मैंने बता दिया विद्यार्थियों। अब मैं आपको प्रबल सार के बाद दुर्बल सार के बारे में कुछ बता के उसका उदाहरण बताऊंगा। दूसरा है विद्यार्थियों दुर्बल सार। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ लिखूंगा नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि आप वैसे आपका दिमाग बहुत चलता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। दुर्बल सार वो होते हैं, ये प्रबल सार के जस्ट विपरीत होते हैं, यानी कम संख्या में तो OH- आयन प्रदान करते हैं। जैसे इनको जल में मिलाएंगे हम, कम संख्या में OH- आयन प्राप्त होगा और जल में पूरी तरह से आयनित भी नहीं होते हैं। सीधा हिसाब विद्यार्थियों, जब पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे तभी ज़्यादा प्राप्त नहीं होंगे, और ज़्यादा प्राप्त नहीं होंगे तो पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे। उदाहरण आपको यहाँ ध्यान रखना है विद्यार्थियों, उन दो के अलावा लगभग चाहे कोई सा देना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे NH4Cl नो सादर अमोनियम क्लोराइड। विद्यार्थियों, इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है, इसको नो सादर भी कहा जाता है। और ज़्यादातर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों, जैसे पूछते हैं नो सादर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ध्यान रखना है NH4Cl। एक बात और ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, ये नो सादर है, ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। इसका मतलब है इसको गर्म करने पर यह ठोस से द्रव में नहीं बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है, और ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलकर सीधे ही ठोस में बदल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक उदाहरण हो गया, मैं यहाँ पर एक उदाहरण और लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। उसी प्रकार यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये NH4OH हो गया, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस है विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से सार का पॉइंट भी हो गया है कंप्लीट। तो सार क्या है विद्यार्थियों, आपको पूरी तरह से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। सार स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने लगते हैं, ज़्यादा से जल मिलाने OH- आयन प्रदान करते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सार के दो प्रकार पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, प्रबल सार, दुर्बल सार। प्रबल सार वो होता है जिसको जल में मिलाने पर ज़्यादा संख्या में OH- आयन देता है और जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है। जबकि दुर्बल सार वो होता है जो कम संख्या में OH- आयन देता है, जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है। प्रबल सार के उदाहरण मैंने बताए थे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास। दुर्बल सार के उदाहरण क्या है विद्यार्थियों, NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का ट्वाइस। विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं Ca, इसको बोलते हैं होल, OH का दो को बोलते हैं ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल भी हो गया विद्यार्थियों, सार भी हो गया है। अब हमारा जो है हम लवण पढ़ेंगे। नंबर 3 है विद्यार्थियों लवण। लवण है, साल्ट है विद्यार्थियों। लवण क्या है, ध्यान रखना एक बात आपको हमेशा विद्यार्थियों, इन दोनों के बाद तीसरा नाम लवण मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, लवण। इसका मतलब है, सीधी सी बात है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। अगर मैं इसके गुणधर्म की बात कर दूं यहाँ पर,
तो इसके दो गुणधर्म होते हैं। एक तो इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक तथा क्वथनांक उच्च, एक तो ये हो गया इसका गुणधर्म विद्यार्थियों कि इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और एक इसका एक उदाहरण और है, बता रहा हूँ आपको इसका गुणधर्म, साधारणतया क्रिस्टल के रूप में उपस्थित, साधारणतया क्रिस्टल के रूप में उपस्थित। विद्यार्थियों इसके दो गुण इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी इसका कोई भी लवण होगा गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। विद्यार्थियों गलनांक क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक तो है लोहा, एक है नमक, तो बताओ मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कौन गल जाएगा, तो हम कहेंगे जल्दी गलेगा नमक, देर से गलेगा लोहा। तो मैं कहूँगा लोहे का गलनांक ज़्यादा है क्योंकि देरी से गलता है, नमक का गलनांक कम है, जल्दी से गलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस ताप पर कोई पदार्थ है ठोस से द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ है वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जिस ताप पर कोई पदार्थ है ठोस से द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लग जाता है, वाष्प में बदल जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों मैं कहता हूँ जल को गर्म करो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाष्प में बदल जाता है। इसका मतलब है जल का क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलता हूँ विद्यार्थियों, अगर मैं लवण की बात करता हूँ तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है लवण कैसे बनता है। लवण बनता है कि जब अम्ल प्लस क्षार को आपस में मिला दे। तो विद्यार्थियों तीसरा जो आदमी बनेगा, तीसरी जो वस्तु बनेगी वो कौन सा होगा, तीसरी वस्तु लवण होगी। लेकिन अब हम समझ सकते हैं विद्यार्थियों कि अम्ल प्लस क्षार को मिलाया तो लवण बन गया। अब प्रश्न ये उठता है कि लवण के प्रकार कितने होते हैं। विद्यार्थियों अभी हमने देखा था अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, तो क्या लवण भी दो प्रकार के होते हैं? नहीं विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लवण के लिए कुछ यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों पहले प्रकार में मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास बहुत सारे अम्ल थे, प्रबल अम्ल। सपोज करो मैंने प्रबल अम्ल काम में लिया और प्रबल क्षार काम में लिया। विद्यार्थियों मेरे पास प्रबल है अम्ल, एक गिलास में प्रबल अम्ल है, एक गिलास में प्रबल क्षार है, मैंने दोनों को मिला दिया तो लवण कैसा बनेगा विद्यार्थियों बताओ मेरे को। प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो आप मेरे को बताओ लवण कैसा बनेगा। अरे हमने देखा है ये भी पावरफुल, ये भी पावरफुल, ये भी प्रबल, ये प्रबल, तो जब भिड़ेंगे तो कोई नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब है दोनों एक जगह पर टिक जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे विज्ञान की भाषा में। तो हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है, तो कैसा लवण प्राप्त होगा विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल सही है, उदासीन। ना कोई नहीं गिरेगा, कोई नहीं थकेगा, कोई नहीं हारेगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्रबल है। ये भी प्रबल, ये भी प्रबल। यहाँ उदाहरण ले सकते हैं विद्यार्थियों, सपोज करो ये मेरे पास ये अम्ल प्रबल है और ये क्षार प्रबल है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर उदासीन बन जाएगा NaCl। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, लवण तो बनेगा, साथ में जल भी अपने आप बढ़ जाता है, ये जल भी बनता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कई बार अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर क्या बनता है। तो ध्यान रखना है एक तो लवण बनता है और एक जल बनता है, और साथ में विद्यार्थियों उष्मा भी मुक्त होती है। तो देखिए प्रबल अम्ल उदासीन क्यों है, उदासीन क्योंकि दोनों क्या है विद्यार्थियों, प्रबल है। ऐसे में यह कह सकता हूँ दुर्बल ही अम्ल है और दुर्बल ही क्षार है, तो भी क्या हो गया विद्यार्थियों, उदासीन लवण है। बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दुर्बल अम्ल कोई सा भी ले लिया आपने, कि हमने दुर्बल अम्ल ले लिया यहाँ पर HCN, दुर्बल क्षार आपने ले लिया यहाँ पर NH4OH, तो विद्यार्थियों उदासीन लवण बन जाएगा यहाँ पर NH4Cl प्लस H2O। विद्यार्थियों ध्यान रखना है प्रबल तो भी उदासीन, अब दो कमजोर भिड़ेंगे तो भी नहीं गिरेंगे, तो भी हो जाएगा उदासीन। ये कहाँ से आ रहे विद्यार्थियों, मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों प्रबल थे
तो प्रबल से प्रबल बिना तो उदासीन हो गया, जल बन गया। यहाँ पर भी दोनों दुर्बल हैं, तो दुर्बल दुर्बल भी जब लड़ाई करेंगे तो आपस में मिलाएंगे तो उदासीन होगा, तो ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, और यहाँ पर बन गया आपके वापस लवण प्लस जल। विद्यार्थियों अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर लेते हैं उदाहरण। यहाँ पर विद्यार्थियों में नंबर 3 आपको बताता हूँ, प्रबल प्रबल दुर्बल दुर्बल। अब मैं यहाँ पर प्रबल अम्ल ले लेता हूँ, प्रबल अम्ल, लेकिन मैं यहाँ पर प्रबल सार नहीं लेता हूँ विद्यार्थियों, दुर्बल सार लेता हूँ। अब ये आदमी प्रबल है, पावरफुल है, ये दुर्बल है, कमजोर है, तो विद्यार्थियों प्रबल से दुर्बल बनेगा तो हमेशा प्रबल की विजय होती है ना। और प्रबल कौन है? अम्ल है। इसका मतलब है अब जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा विद्यार्थियों? वो बनेगा अम्लीय लवण। जैसे यहाँ प्रबल अम्ल मैंने ये ले लिया है, दुर्बल सार मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, तो क्या बन गया विद्यार्थियों? NH4Cl प्लस H2O। विद्यार्थियों नंबर 4, इस बार मैं थोड़ा चेंजिंग करता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं दुर्बल अम्ल, इसको लेता हूँ मैं प्रबल सार। तो मेरे ख्याल से अब कोई समस्या नहीं होगी आपको। ये दुर्बल है, ये प्रबल है, तो हमेशा प्रबल की विजय होगी विद्यार्थियों। तो अब लवण कैसा होगा? बिल्कुल सही बात है विद्यार्थियों, अब सारकीय लवण होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं दुर्बल अम्ल के, हम लेते हैं यहाँ पर CH3COOH प्लस, यहाँ लेता है प्रबल सार NaOH, तो बनेगा CH3COONA प्लस H2O। तो आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, लवण बनता है अम्ल और सार को आपस में मिलाने पर, और जब लवण बनता है तो साथ में जल भी मुक्त हमेशा होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं, प्रबल से प्रबल तो उदासीन, दुर्बल से दुर्बल तो उदासीन, प्रबल अम्ल दुर्बल सार, तो प्रबल है तो प्रबल कौन है? अम्लीय है, तो अम्लीय लवण। दुर्बल अम्ल प्रबल सार, प्रबल कौन है? सार, तो हो गया सारकीय लवण। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अम्ल हो गया, सार हो गया हमारा, लवण हो गया है हमारा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ आपको सूचक के बारे में बता रहा हूँ विद्यार्थियों, छोटा सा पॉइंट है, सूचक क्या है, ताकि आपके मन में ये नहीं रह जाए कि ये सूचक क्या होता है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ विद्यार्थियों में। विद्यार्थियों थोड़ा सा मैं आपको सूचक के बारे में बता रहा हूँ। सूचक का मतलब है विद्यार्थियों इंडिकेट। जैसे कोई भी वाहन है उसमें भी इंडिकेटर लगे होते हैं, जो हमें सूचना देते हैं कि भाई गाड़ी किधर मुड़ने वाली है, या हमें गाड़ी किधर ले जानी है, अगली गाड़ी से हम पहचान लेते हैं कि गाड़ी किधर जाएगी। तो वैसे यहाँ पर भी एक सूचक है। सूचक क्या करता है, इसका कार्य क्या है सूचक का विद्यार्थियों? इसका कार्य है अम्ल या सार की जानकारी देता है, अम्ल या सार की जानकारी देता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं देखिए विद्यार्थियों, सूचक के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, एक होता है जो हम खुद मनुष्य निर्मित करता है। तो सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। विद्यार्थियों ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, और ऐसे सूचक जो हमें मनुष्य स्वयं निर्मित करता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। यहाँ पर कभी उदाहरण पूछते हैं तो देखो विद्यार्थियों, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हो गया हल्दी, लिटमस, हाइड्रीला, यूफोर्बिया, हम कह सकते हैं पत्ता गोभी, वो भी कौन सी? लाल पत्ता गोभी, हल्दी, लिटमस, हाइड्रीला, यूफोर्बिया और लाल पत्ता गोभी। विद्यार्थियों ये सारे के सारे प्राकृतिक के उदाहरण हैं। ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाता है। और इस सूचक का कार्य क्या है? सूचक से हमें अम्ल और सार का पता चलता है। और कृत्रिम सूचक विद्यार्थियों ध्यान रखना है, मेथिल ऑरेंज
इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज का हमारा पॉइंट था अम्ल, सार और लवण कंप्लीट हो चुका है। विद्यार्थियों एक बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर फिर से सुनना है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल के विद्यार्थी होता है, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जल में मिलाने पर H+ या OH3O+ यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देता है और नीले रक्तमस्पत्र को लाल कर देता है। अम्ल दो प्रकार का होता है विद्यार्थियों, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होता है जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है और बहुत संख्या में H+ आयन देता है। उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल सार के प्रबल अम्ल के बाद दुर्बल अम्ल क्या होता है? जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, कम संख्या में H+ आयन देता है। उसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल। विद्यार्थियों वैसे सार क्या है? सार छूने पर चिकने लगते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जल में मिलाने पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो भी प्रबल सार होते हैं। दुर्बल सार होते हैं। प्रबल सार की परिभाषा विद्यार्थियों वैसे ही जैसी प्रबल अम्ल की है। यहाँ पर प्रबल सार वो होते हैं जो ज़्यादा संख्या में OH+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। उदाहरण थे कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे प्रबल सार थे विद्यार्थियों, कम संख्या में OH- आयन देते हैं, पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। और उदाहरण बताए थे मैंने, बहुत सारे उदाहरण होते हैं विद्यार्थियों, मैंने आपको दो बताए थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर लवण की बात करते हैं विद्यार्थियों। अम्ल और सार को आपस में मिलाने पर लवण बनता है। ध्यान रखना है, लवण के साथ जल भी बनता है विद्यार्थियों। कुछ ऊष्मा भी मुक्त होती है, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। लवण है विद्यार्थियों, उसके दो ही गुणधर्म होते हैं। लवण क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल क्या होता है विद्यार्थियों? क्रिस्टल का मतलब मेरे पास कोई पदार्थ, उसको पीटते उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, बिखर जाए, वही क्रिस्टल है। तो ये लवण प्राय क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। यानी इनको गलाने के लिए और पिघलाने के लिए, उष्ण देने के लिए काफ़ी ताप की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों। और अगर इनके प्रकार पढ़े, हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल से प्रबल सार तो भी उदासीन लवण बनेगा विद्यार्थियों। दुर्बल अम्ल से दुर्बल सार तो भी उदासीन लवण बनेगा। प्रबल अम्ल है, दुर्बल सार है, तो जो प्रबल होगा उसकी वैल्यू होगी अनुदात अम्लीय लवण होगा। दुर्बल अम्ल है, प्रबल सार, तो प्रबल वैल्यू सार की, तो यहाँ दुर्बल सार के लवण होगा। तो यहाँ सूचक क्या है विद्यार्थियों? जिन पदार्थ के द्वारा हम अम्ल और सार का पता लगाते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक वो जो विद्यार्थियों में प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी है, लिटमस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रेला है, यूफोरबिया है, लाल पत्ता गोभी है, ETC और बहुत सारे विद्यार्थियों। कृत्रिम सूचक में दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन। तो विद्यार्थियों मुझे विश्वास है कि आप ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। तो विद्यार्थियों आपको किस प्रकार ये पॉइंट समझ में आया और आपने क्या सीखा, कितना आपको समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको कमेंट देना है, ताकि मेरे तक आपकी समस्या है उसका हो सकता है कुछ कमी हो तो मैं और इसमें सुधार करूँ और बढ़ा चढ़ा के आपको समझाऊँ। तो आप कमेंट ज़रूर देना है। तो विद्यार्थियों इस कोरोना महामारी के इस दौर में अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रखना है और अपनी पढ़ाई पर इसका असर नहीं होने देना है, क्योंकि आप सभी भविष्य के निर्माता हैं और आप इस हमारे भारत देश के भविष्य हो। तो आपको पूरा अपने समय को मूल्यवान समझते हुए पूरा ध्यान है पढ़ाई पर देना है। और आशा करता हूँ जल्दी स्कूलें खुल जाएगी और हमारा रूटीन फिर से चालू हो जाएगा। तो अभी आपको रूटीन है वो ऑनलाइन बनाए रखना है तब तक के लिए। तो आपको विद्यार्थियों क्यों ये पॉइंट क्लियर है, मैं आशा करता हूँ पूरे आप समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट है विद्यार्थियों, चाहे वो किसी भी तरह की तैयारी हो, SSG हो, रेलवे हो, किसी प्रकार की सीजल, किसी प्रकार की तैयारी हो, हर प्रकार के कोई भी वैकेंसी हो, उसमें अम्ल सार लवण के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है मेरे वो आप तक पहुँच सके समय पर और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो विद्यार्थियों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।